Hello friends, welcome on this favorite channel Physics Gyan Mukesh Naik. Friends, today we are going to learn the longest poem of our syllabus, that is 2.3, The Inchcape Rock. Friends, this poem is written by Robert Southey, who is a son of a draper. He belongs to Britain and he was the poet laureate for nearly 30 years from 1813 to 1843. बहुत बड़ा ऑनर उन्हें मिला था दोस्तों। पोएट लॉरेट होना मतलब किसी पोएट के लिए सबसे हाईएस्ट ऑनर कहेंगे हम दोस्त, बिकॉज इन दोज डेज टू बी अ पोएट लॉरेट was like a Nobel, which we recently in today's time we award for a poet like Nobel Prize या फिर the other awards, highest awards, क्योंकि पोएट लॉरेट होना मतलब एक हाईएस्ट ऑनर वहाँ पे मिलता था। तो रॉबर्ट साउदी को नियर अबाउट 30 ईयर्स 30 साल तक वो पोएट लॉरेट ये खिताब उन्हें मिला था दोस्तों। तो ये उनके लिए बहुत ही बड़ी बात है। देन ही हैज़ रिटन मैनी शॉर्ट स्टोरीज which especially are very popular in school going children. His few short stories, उनके नाम हमें पता होने चाहिए, that are The Bishop Hatto या फिर This Poem The Inchcape Rock या फिर The Battle of Benham। ये जो कुछ पोएम्स है दोस्तों, इनके नाम हमें पता होने चाहिए थे। Now about the poet दोस्तों, this poem The Inchcape Rock is a ballad. Ballad मीन्स हमारे लैंग्वेज में जिसे हम पोवाड़ा कहते हैं, अ नरेटिव टाइप पोएम जिसे हम बैलेड कहेंगे। द पोएम कंटेन्स 17 क्वाट्रेंट्स विथ कपलेट, राइम कपलेट एंड द स्कीम ऑफ द पोएम इज AABB। दोस्तों ये पोएम को एक बहुत ही प्रॉपर स्कीम है, दैट इज AABB। एंड द जितने भी 17 क्वाट्रेंट्स 17 स्टैंजाज इसमें दिए गए हैं, ईच हैविंग 4 लाइन्स। दोस्तों जब भी पोएम के स्टैंजा में 4 लाइन का एक स्टैंजा होता है तो उसे क्वाट्रेंट्स कहते हैं हम। अभी इस पोएम में दिया क्या है फ्रेंड्स, नथिंग बट द स्टोरी ऑफ गुड वर्सेस बैड। ये पोएम जो है ये एक नरेटिव स्टाइल में लिखी गई पोएम है। यहाँ पे एक इंसिडेंट दोस्तों जब रॉबर्ट साउदी के पास आया, या फिर कहेंगे हम when he came to know about the incident of Abbot of Aberbrithok by installing the Inchcape bell, the warning bell, वो जो बेल है जब इन्होंने पता चला इनको, suddenly he took a pen and paper and started to write that story in poetic form. वो जो स्टोरी थी वो पोएटिक फॉर्म में इन्होंने लिखी है। अब यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, ये पोएम में एक हीरो है दैट इज एबर्ट ऑफ एबरब्रिथॉक एंड एक विलन है दैट इज द पायरेट सर रैल्फ द रोअर। अब यहाँ पे क्या है, गुड वर्सेस बैड, यानी कि द एबर्ट ऑफ एबरब्रिथॉक ने जो अच्छा काम किया है उनका जो काम है उसके अगेंस्ट अपोजिट काम सर रैल्फ द रोअर करते हैं, दैट इज टू कट द इंचकेप बेल। अब why Abbot of Aberbrithok install the Inchcape bell? Because दोस्तों ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन स्कॉटलैंड के ईस्ट साइड वाला सिचुएशन दिखाया गया है। वहाँ पर एक आज भी वहाँ पे इसी तरीके का एक लाइट हाउस बनाया है। उसका नाम जो है ना कुछ इस तरीके से रॉक लाइट हाउस, इंचकैप रॉक लाइट हाउस, इस तरीके से वो नाम दिया गया है। अभी उस ज़माने में क्या होता था कि ड्यूरिंग हाई टाइड दिस रॉक सैंड स्ट्रिप सबमर्ज इन वाटर एंड सेलर कुडंट आइडेंटिफाई वेदर देयर इज स्ट्रिप ऑफ इंचकेप रॉक और सैंड स्ट्रिप और नॉट। रात के समय में दोस्तों हमें पता है, ज्योग्राफी में हमने देखा है कि वाटर लेवल जो है सी का वो बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ हाई टाइड, एंड डे टाइम में क्या हो जाता है, लो टाइड, तो वो अगेन दिखने में आ जाता है। अब जो सेलर्स थे रात के समय जो समंदर से ट्रैवलिंग करते थे, उन्हें ये जो रॉक था, ये सैंडस्टोन था, ये दिखाई नहीं देता था एंड वहाँ पर बहुत सारे मिसहैप्स, एक्सीडेंट्स होते थे। ये एक्सीडेंट के वजह से बहुत सारे सेलर्स
को अपनी जान गंवानी पड़ती थी। अब ये बात जब एबट ऑफ एबरब्रथॉक को पता चली, he suddenly installed a bell at there. So during night time, high tide time, or when the rock submerged in water, तो वो बेल जो होती थी वो फ्लोट होती थी, एंड हवा जब चलती थी तो इट रिंग्स, तो ये रिंगिंग करती थी बेल, एंड बाय हियरिंग दैट रिंगिंग साउंड सेलर कम टू नो दैट दिस प्लेस इज अ इंचकैप रॉक। ये जो प्लेस है ये इंचकैप रॉक वाली प्लेस है। सो दे अलर्ट्स एंड स्टीयर देयर शिप्स फ्रॉम द अदर साइड्स। तो वो अपना जहाज़, अपना जो बोट होता था वो दूसरे रास्ते से लेके जाते थे। इससे उनका लाइफ जो बच जाता था, जो डैमेज होता था, लाइफ डैमेज, वो बचने शुरू हुआ था। अब जो पायरेट है ना, जो पायरेट है, जो विलन है हमारे स्टोरी का, सर रैल्फ द रोअर, नाउ व्हाट ही डिड व्हेन ही केम टू नो दैट द बेल वाज इंस्टॉल्ड एंड एवरी सेलर नाउ अप्रिशिएट एबट ऑफ एबरब्रथॉक। सो बिकॉज ऑफ जेलसी, भैया इनके मन में जेलसी आ जाती है, इन्हें लगता है कि एवरीवन सिंग्स अबाउट द एबट ऑफ एबरब्रथॉक, नो वन टॉक अबाउट मी। तो इनके माइंड में एक इविल थॉट आ जाता है, एंड ही डिसाइड टू कट द इंचकैप बेल। वो ये बेल को कट करने के सोचते हैं, एंड ही डिड इट, और वो ये कर भी देते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली एज वी नो दैट, हमें तो पता है कि इफ़ वी ट्रीट अदर्स द वे, अदर्स विल ट्रीट द सेम वे विथ अस। यानी कि अगर हम दूसरों के लिए खड्डा खोदने की कोशिश करते हैं तो खुद भैया उसी खड्डे में जाके गिर जाते हैं। फ्रेंड्स, यही इस पोएम का थीम भी है। दिस इज़ द प्राइमरी थीम ऑफ दिस पोएम। इफ़ वी ट्रीट अदर्स पोलाइटली, अदर्स विल ट्रीट अस पोलाइटली। सो सिंपली यहाँ पे याद रखना है, द पोएम गिव्स अ मैसेज दैट दोज हु डू रॉन्ग थिंग्स विल मीट विद ड्यू पनिशमेंट। अब ये जो पोएम है ये थोड़ा ब्रीफ में आपको बताया, स्टैंजा वाइज भी हम इसका एक्सप्लेनेशन देखने वाले। ये जो फर्स्ट पेज होता है दोस्तों, इसमें से ऐसे कौन से पॉइंट्स हमें बहुत ज़रूरी है, जो एप्रिशिएशन में हमें लिखने ज़रूरी होते हैं। यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट पॉइंट दिया है अबाउट द पोएट, पोएट के बारे में, उनका नेशनलिटी के बारे में ये हमें लिखना होता है, उनका स्पेशलिटी, उन्होंने जितने भी पोएम्स लिखे हैं, कलेक्शन ऑफ पोएम्स लिखे हैं, उनके बारे में हमें लिखना होता है। देन अबाउट पोएम, पोएम लिखते समय व्हाट द पोएम इज़ अबाउट, पोएम में एक्चुअली क्या दिया गया है, उसका थीम क्या है, शॉर्ट में बताना है। पोएम में कितने क्वाड्रेंट्स है, कितने स्टैंजास है, वो लिख सकते हैं हम। द स्कीम ऑफ द पोएम, ये भी हमें लिखना है। एंड यहाँ पर देखिए ये जो लास्ट का छोटा सा पैसेज दिया है ना, 2 लाइन वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें अप्रिसिएशन में लिखना होता है। लास्ट का जो सेंटेंस यहाँ पे दिया है, द पोएम गिव्स अ मैसेज दैट दोज हु डू रॉन्ग थिंग्स विल मीट विथ ड्यू पनिशमेंट। तो ये इसका थीम है, तो थीम के कॉलम में हमें इसे लिखना होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टैंजा वॉइस इसका एक्सप्लेनेशन, एंड वी आल्सो डिस्कस अबाउट द पोएटिक डिवाइसेस विच आर यूज्ड इन दिस पोएम। So this is the first 2 stanzas. In the first 2 stanzas we find that the poem, one more point I would like to clear that जो पोएम है दोस्तों, इसे एक स्कीम दी गई है, प्रॉपर स्कीम है। इसका एक स्कीम हम यहाँ पे लिख लेंगे। इसका जो स्कीम है दैट इज A-A-B-B, ये हमें एप्रिसिएशन में लिखना है। देन पोएम्स के ऊपर हमें 2 मार्क के लिए जो क्वेश्चन आ जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें इनका यूज़ होता है। अब इसे ये जो स्कीम दी गई है तो इसे एक रिदम भी दी गई है, बहुत बढ़िया रिदम है। देखिए, नो स्टार इन द ईयर, नो स्टार इन द सी, नो स्टार इन द ईयर, नो स्टार इन द सी, द शिप वॉज एज स्टिल एज शी कुड बी, her sails from heaven received no motion, her keel was steady in the ocean। अब यहाँ पर देखिए ये जो 2 वर्ड है C एंड B, ये एक दूसरे के राइमिंग है। मोशन एंड ओशन ये दूसरे के राइमिंग पेयर्स है। तो एवरी स्टैंजा हैज़ 2 राइमिंग पेयर्स, हर एक स्टैंजा में 2 राइमिंग पेयर दिए गए। फर्स्ट
टू स्टैंजा जो है दोस्तों, पहले दे डिस्क्राइब्स अबाउट द एटमोस्फियर ऑफ दैट सिचुएशन। वो जो सॉरी वो जो माहौल था उस टाइम का, उसे एक्सप्लेन करते। द डे वॉज वेरी काम एंड देर वॉज नो मोशन, द शिप इन द सी ऑल्सो मोशनलेस, हवाएं नहीं चल रही थी, स्टर यानी कि मोमेंट, वहाँ पे किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं हो रही थी। द शिप वॉज एज स्टिल एज शी कुड बी, जो शिप थी वो भी मूवमेंट नहीं कर रही थी। एंड नाउ हियर हर सेल्स, हर कील, दीज आर पार्ट ऑफ शिप, या फिर बोट के हम क्या कहेंगे, ये पार्ट है दोस्तों, सेल्स एंड कील्स। तो उनका जो कील है, कील यानी कि जो समंदर पानी के अंदर जो पार्ट होता है बोट का बैलेंसिंग के लिए, वो होता है। अभी उन्हें भी कोई मोशन नहीं मिल रहा था, यानी कि एवरीथिंग वाज क्वाइट काम, मोशनलेस। इन द नेक्स्ट स्टैंजा यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच के बारे में देखेंगे तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस में नो स्टर इन द एयर, नो स्टर इन द सी, यानी कि इतने जो लाइन्स है, ये वाला पार्ट रिपीट हो रहा है, देखो एज इट इज, इसलिए यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज रिपीटेशन। अलिट्रेशन भी यहीं पर है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए द शिप वॉज एज स्टिल एज शी कुड बी, यहाँ पे शिप जो नॉन लिविंग है उसे पर्सोनिफाइड किया है, इसीलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन ये पोएम का यूज किया गया है, सॉरी ये फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। हर सेल्स फ्रॉम हेवन रिसीव्ड नो मोशन, एक्चुअली यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच है, जो सेंटेंस का ऑर्डर चेंज किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है इनवर्जन। दोस्तों यहाँ पे हर एक लाइन में एक एक फिगर ऑफ स्पीच है, वो भी देखेंगे। यहाँ पे आपको बहुत डिटेल में नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेंगी जहाँ पे आपको डिटेल में दिया गया होगा, ठीक है ना। देन सेकंड स्टैंजा, विदाउट ईदर साइन और साउंड ऑफ देयर शॉक द वेव्स फ्लोड ओवर द इंचकैप रॉक। नाउ एज द पोएट सेज दैट द एटमॉस्फेयर वाज वेरी काम, वो जो माहौल था वहाँ का बहुत ही शांत माहौल था, हवाएं नहीं चल रही थी, एंड जो वेव्स थी वो भी बहुत जेंटल थी, छोटी छोटी वेव्स थी। वो जो छोटी वेव्स थे, दे कुड नॉट मूव द इंचकैप बेल, वो उस बेल को मूव नहीं कर सकती थी। सो लिटिल दे रोज, सो लिटिल दे फॉल, दे डिडंट मूव द इंचकैप बेल। अब हवाएं जब जोर से चलेंगी तभी वो बेल मूव होगी, स्विंग होगी, एंड उनका रिंगिंग का साउंड आएगा। लेकिन अगर हवाएं बहुत ही जेंटल है, बहुत ही धीरे से चल रही है, तो वो रॉक जो है, सॉरी इंचकैप बेल है, फ्लोट करने वाला, वो कुछ मूव नहीं हो रहा था। यानी कि द फर्स्ट टू लाइन्स, सॉरी टू स्टैंजा टेल्स अबाउट द एटमॉस्फियर ऑफ दैट सिचुएशन। नेक्स्ट वाला देखेंगे, The Abbot of Aberbrithok. Now, Abbot of Aberbrithok means the hero of a story. Abbot means actually the priest, जो धर्मगुरु जिसे कहते हैं हम, priest जिसे कहते हैं। Abbot of Aberbrithok, Aberbrithok एक उनका क्या कहेंगे हम, एक बिल्डिंग है जिसका हेड जो होता है, जो प्रमुख जिसे कहते हैं हम, वो होता है Abbot of Aberbrithok। जो मॉन्क होते हैं ना, साधु संत, जो धर्मगुरु, उनका जो रहने की जगह है वो। नाउ द एबट ऑफ एबरब्रिथॉक had placed that bell on the Inchcape rock. On a buoy in the storm it flooded and swung, and over the waves its warning rung. In the next stanza, the poet says that the Inchcape rock, already he came to know about what the problem Inchcape rock had. उसका क्या प्रॉब्लम है, ये जैसे ही एबट ऑफ एबरब्रिथॉक को पता चला, what he did, he placed the bell on the Inchcape rock. वैसे ही उन्होंने एक बेल वहाँ पे क्या कर दी, इंस्टॉल कर दी। On a buoy in the storm it floated and swung. फ्लोट करना मतलब तैरना, एंड swung means पास्ट पार्टिसिपल swing, मूव होना, लेफ्ट टू राइट मूव होते रहना। जैसे हम मंदिर में जाते हैं, घंटी बजाते हैं, है ना, तो वो मूव होती है लेफ्ट टू राइट या फिर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब वहाँ पर जो बॉय है, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट जो है,
उसके ऊपर ये क्या करते हैं, एक बेल बिठा देते हैं। एंड जैसे ही वो बॉय जब फ्लोट करने लगता है, तो जब हवाएं चलती है तो वो बेल जो है ना, हवा के वजह से लेफ्ट टू राइट मूव होती है, स्विंग होती है, एंड उसकी आवाज़ें आना चालू हो जाती है। सो ऑन अ बॉय इन अ फ्लोम ऑफ इट फ्लोट एंड स्वंग एंड ओवर द वेव्स इट्स वार्निंग रन। जैसे ही वेव्स आ जाती है तो उसका साउंड, रिंगिंग साउंड, जो सेलर्स आया करते थे उन्हें वो पता चल जाता था। When the rock was hid by the surge swell, hid मतलब past tense of hide, छुपा देना। surge swell, अभी surge swell means high tide, यानी कि जब वाटर लेवल बढ़ जाता था ना, तब क्या होता था, the rock was hid, वो रॉक जो है पानी के अंदर छुप जाता था, कवर हो जाता, दिखाई नहीं देता था। The mariners heard the warning bell. Mariners means sailor, जो नाव चलाते हैं, जो शिप चलाते हैं ना, that is mariners, sailors. अब the sailors heard the ringing bell. अब नाइट में जनरली हाई टाइड होता है, रात में ऐसे भी हमें कुछ नहीं दिखाई देता है, ठीक है ना। एंड जब हम समंदर में होते हैं दोस्तों, तो डायरेक्शन का पता भी नहीं चलता है। अब रात के समय में वो जो रॉक है वो पूरा पानी के अंदर चला जाता था, एंड ये जो मरीनर्स है, सेलर्स है, इन्हें ये दिखाई नहीं देता था। एंड मेनी टाइम्स देयर शिप स्ट्रक ऑन दैट इंचकैप रॉक एंड दे हैड एन एक्सीडेंट देयर। तो ये जब रिंगिंग बेल बिठा दिया तो उन्हें वो रिंगिंग बेल सुनाई देता था। एंड देन दे न्यू द पेरिलियस रॉक एंड ब्लेस द एबट ऑफ एबरब्रथॉक। तो जैसे ही उन्हें रिंग सुनाई देती थी तो उन्हें पता चल जाता था कि देयर इज पेरिलियस मीन्स वेरी डेंजरस, नोटोरियस रॉक, एंड दे स्टीयर देयर शिप्स फ्रॉम अदर डायरेक्शन। तो वो अपना जो जहाज़ होता था उसका स्टेयरिंग घुमा लेते थे एंड दूसरे बाजू से ऐसा कट मार के चले जाते थे। इस वजह से उनका जो लॉस होना था वो बच जाता था। इसीलिए दे ब्लेस्ड मतलब ब्लेस करना, किसी को अच्छा दुआएं देना, है ना। सो दे ब्लेस द एबट ऑफ एबरब्रथॉक। तो वेन एवर एनी मरीनर सेलर पास फ्रॉम द इंचकैप रॉक, they blessed Abbot of Brathock for installing the bell, the warning bell on Inchcap Rock, because इस वजह से उनका लाइफ बचता था। दोस्तों, अगर कोई हमारा लाइफ बचाता है तो डेफिनेटली हम उन्हें थैंक यू तो कहेंगे भैया, है ना। तो यहाँ पे ये सारे के सारे क्या करते थे, उनको एडमायर करते थे, उनका प्रेजिंग करते थे, उनकी प्रशंसा करते थे। नेक्स्ट लाइन में देखेंगे, The sun in the heaven was shining gay. अभी यहाँ पर the poet has described the day. वहाँ पे डे कैसा है ये दिखाया गया है। The sun in the heaven was shining gay. All things were joyful on that day. The day was very bright. Everything was very, very joyous. Joyous means very happy. पूरा माहौल जो था वो बहुत ही खुशी वाला था। The seabirds screamed as they wheeled around and there was a joyous in their sound. अभी नाउ ये जो 4 लाइन है ये बताते हैं द डे कैसा था, एंड वो जो माहौल था वो बहुत खुशी वाला माहौल था। बिकॉज द seabirds scream मतलब उनकी जो आवाज़ें होती हैं दोस्तों, उसे कहा गया है scream। As they wheeled around का मतलब है दोस्तों गोल गोल घूमना। जैसे ही हम बहुत खुश हो जाते हैं तो we dance, we scream, हम चिल्लाते हैं, डांस करते हैं। Similarly, birds express their joy, their happiness by whirling around, तो वो भी घूमते हैं, है ना। And there was joyance in their sound। अब दोस्तों ये जो वर्ड है ना joyance, ये दिस इज आर्किक वर्ड, ये ओल्ड इंग्लिश में। अभी ये पोएम का एक और स्पेशलिटी है, द पोएट हैज़ यूज्ड सम ओल्ड इंग्लिश वर्ड। अभी पोएट ने यूज़ किया मतलब ये पोएम तब लिखी थी जब ये वर्ड्स डे टू डे लाइफ में यूज़ होते थे। नाउ इन मॉडर्न इंग्लिश
हम ये शब्द यूज़ नहीं करते। तो ऐसे कुछ शब्द है जो ओल्ड इंग्लिश वाले शब्द है, तो उसमें से एक वर्ड है दोस्तों दैट इज जॉइंस। ये वाला ओल्ड इंग्लिश वाला वर्ड है, ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड है। अभी ये नहीं यूज किया जा। जॉइंस का मतलब होता है जॉय या फिर हैप्पीनेस, जॉय या फिर हैप्पीनेस। देन नेक्स्ट स्टैंजा में बताया है द बॉय ऑफ द इंच कैप बेल वॉज सीन अ डार्कर स्पेक ऑन द ओशन ग्रीन। अब ओशन ग्रीन यानी कि जो समंदर है दोस्तों, दूर से जब देखा जाएगा तो वो डार्कर स्पेक दिखाई देता था। स्पेक का मतलब होता है छोटा सा स्पॉट। जैसे कि ये स्पॉट अभी यहाँ पर आपको जो दिखाई देगा ना दूर से, बहुत दूर से, तो बड़ा ऑब्जेक्ट भी हमें बहुत टाइनी दिखाई देता है, स्मॉल दिखाई देता है। सो ऑन अ बॉय, सॉरी द बॉय ऑन द इंच कैप बेल वॉज सीन अ डार्कर स्पेक। वो जो इंच कैप बेल बिठाया था, बॉय बिठाया था, जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट था, वो दूर से किस तरीके से नजर आ रहा था? डार्कर स्पेक, छोटा सा एक डॉट दिखाई दे रहा था। सर रैल्फ द रोवर, ये है दोस्तों विलन, ये स्टोरी का ये है विलन। सर रैल्फ द रोवर वॉक हिज डेक एंड ही फिक्स हिज आईज ऑन द डार्कर स्पेक। अब जैसे ही रैल्फ द रोवर अपने जहाज से जा रहे थे तो दूर से उन्हें दिखाई दिया एक छोटा सा डॉट, एक स्पेक दिखाई दिया, डार्कर स्पेक। वो डार्कर स्पेक क्या था? दैट इज द इंच कैप रॉक, इंच कैप बेल, वार्निंग बेल था। अब जैसे उन्हें दिखाया, व्हाट ही डिड, द रैल्फ वॉक्ड हिज डेक एंड ही फिक्स्ड हिज आईज ऑन द डार्कर स्पेक। नाउ ही फोकस्ड टुवर्ड्स दैट डार्कर स्पेक। उस इंच कैप बेल के तरफ उन्होंने अपना फोकस, अपना अटेंशन किया एंड उसी तरफ उन्होंने, उस दिशा में वो चलने लगे। अब उनके माइंड में कुछ अलग थॉट था। यहाँ पर देखेंगे अब ये दो स्टैंजा के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। जैसे कि फर्स्ट इसमें देखेंगे द सन इन द हेवन वॉज शाइनिंग गे, द सन वॉज शाइनिंग गे इन द हेवन, यानी कि यहाँ पे जो सीक्वेंस है ये गलत दिया है। दैट इज़ ये जो एग्जाम्पल है इन्वर्जन का है। उसके बाद में द सी बर्ड स्क्रीम्ड एज दे व्हील्ड अराउंड। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए स्क्रीम का मतलब है जोर से चिल्लाना। ये जो एग्जाम्पल है ये एक फिगर ऑफ स्पीच है दोस्तों हमारी, दैट इज ऑन अ मैट पियर। ऑन अ मैट पियर ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ भी साउंड का इफेक्ट बताया गया है, साउंड क्रिएट हो जाता है किसी वर्ड से, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑनोमैटोपिया। इन द नेक्स्ट यहाँ पर डार्कर स्पेक जो यूज किया गया है ये एग्जाम्पल है दोस्तों मेटाफर का। सर रैल्फ द रोवर वॉक हिज डेक एंड फिक्स हिज आईज ऑन द डार्कर स्पेक। अगेन डार्कर स्पेक जो है याद रखना, डार्कर स्पेक ये मेटाफर का एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया गया है। चलो नेक्स्ट लाइन में देखेंगे अभी। He felt the cheering power of spring. Now, as the day is very bright and very cheerful, यानी कि बहुत ही खुशी वाला दिन था, जितो सी बर्ड्स थे दोस्तों, समंदर में उड़ने वाले जो पंछी थे वो भी बहुत खुश थे, वो भी गाना गा रहे थे। वो उनका गाना अपने लैंग्वेज में गा रहे थे। खुशी जब होती है तो हम क्या करते हैं? सिंगिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं। सिमिलरली बर्ड्स भी क्या कर रहे थे? अपना जॉय, हैप्पीनेस एक्सप्रेस कर रहे थे। एंड ही फेल्ट द चीयरिंग पावर ऑफ स्प्रिंग। वो जो ड्यूरेशन था दोस्तों वो स्प्रिंग सीजन का था। स्प्रिंग यहाँ पे एज अ सीजन यूज किया गया है। स्प्रिंग सीजन होता है, यानी कि स्प्रिंग में जनरली क्या होता है? एवरी प्लांट हैज़ न्यू बर्ड्स। हर एक प्लांट को न्यू बर्ड्स, न्यू लीव्स आते हैं। एटमॉस्फेयर बहुत ही खुशी वाला होता है दोस्त। एक नया रूप पूरा नेचर अपने ऊपर
स्वीकार लेता है तो बहुत खुशी का माहौल होता है। इसीलिए ही फेल्ट द चीयरिंग पावर ऑफ स्प्रिंग। तो वो जो एटमॉस्फेयर का जो हैप्पीनेस था ना, वो खुद रैल्फ द रोअर फील कर रहे थे। It made him whistle, it made him sing. So he too expressed his joy by whistling and singing. तो रैल्फ द रोअर भी खुश हो गए और खुशी में उन्होंने whistling यानी कि सीटी बजाने लग गए, गाना गाने लग गए। ये गाना किसी हीरोइन के लिए नहीं था, ये गाना उनके माइंड में जो भी थॉट था वो एक्सप्रेस कर रहे थे, यहाँ पे गाना गा रहे थे। His heart was mirthful to excess, but the rower's mirth was wickedness. अब यहाँ पे वो जो गाना गा रहे थे, वो गाना गा रहे थे His heart was mirthful यानी कि very happy। mirthful का मतलब है दोस्तों very happy। तो उनका हार्ट, उनका दिल बहुत खुश था एंड खुशी के वजह से वो गाना गा रहे थे, सीटी बजा रहे थे। बट द रॉवर्स mirth was wickedness। लेकिन उनका जो क्या कहेंगे हम, उनका जो mirth था दोस्तों, उनकी जो खुशी थी वो अच्छे काम के लिए नहीं थी। wickedness यानी कि कोई बैड वर्क या फिर रॉन्ग जो भी काम करते हैं हम उसके लिए है। ये कौन भाई साहब आ गए, रॉन्ग बोल दिया तो रॉन्ग आ गया। तो उनका जो mirth था दोस्तों वो कुछ गलत काम के लिए था, लेकिन उनके चेहरे पे गलत काम की भी खुशी यहाँ पे दिखाई गई थी। His eyes was on the Inchcape float. Quoth he, my man, put out the boat and row me to the Inchcape rock, and I will plague the abbot of Aberbrithok. अभी विकेडनेस, उनका एविल जो थॉट था दोस्तों, गलत विचार जो उनके माइंड था, वो इन दिस स्टैंजा इट इज एक्सप्रेस्ड, यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया है। क्या था उनके मन में, क्या था उनके माइंड में? तो उनके माइंड में था कि वो जो इंचकैप बेल है उसे कट करना, सो दैट द सेलर और मनीरर विल नॉट एडमायर, विल नॉट सिंग अबाउट द एबट ऑफ एबरब्रिथॉक। तो जो भी सेलर थे वो एबट ऑफ एबरब्रिथॉक को दुआएं नहीं देंगे, उनके बारे में अच्छा नहीं बोलेंगे। इसीलिए जेलसी के वजह से वो क्या करते हैं, अपनी आंखें, अपना अटेंशन उस इंचकैप रॉक के करते हैं। हिज आईज वॉज ऑन द इंचकैप फ्लोट। कॉथ ही, नाउ कॉथ ये भी एक ओल्ड इंग्लिश वाला वर्ड है, ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है दोस्तों। आजकल इसे हम कहेंगे सेड, जो हमारा आजकल यूज करते हैं ना, ही सेड दैट, है ना। तो ये सेड मतलब ओल्ड इंग्लिश में कॉथ था। कॉथ ही का हम क्या पढ़ेंगे, ही सेड। सेड ही, माय मैन पुट आउट द बोट एंड रो मी टू द इंचकैप रॉक। सो ही ऑर्डर्स द क्रू, या फिर जो सेलर थे उन्हें ये ऑर्डर करते हैं कि मुझे उस स्पॉट के तरफ, डार्कर स्पेक के तरफ, इंचकैप रॉक के तरफ लेके चलो, एंड आई विल प्लेग द एबट ऑफ एबरब्रिथॉक। प्लेग का मतलब होता है टॉर्चर करना। टॉर्चर करना, किसी को तकलीफ देना, पेन देना, किसी को क्या करना, पेन देना, ट्रबल करना। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं एबट ऑफ एबरब्रिथॉक को थोड़ा सा तकलीफ पहुंचाने वाला हूं, क्योंकि उसकी गुणगान हो रही थी, उसकी सब प्रेज कर रहे थे, एडमायर कर रहे थे। ये रैल्फ द रोअर को अच्छा नहीं लगा, उसके दिल को ये चुभ रहा था। इसीलिए वो क्या करता है कि ये जो बेल है इसे ही कट करने का सोचता है। हियर यहाँ पर देखिए विसल एंड सिंग, ये दोनों जो वर्ड है दोस्तों, यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज ऑनोमैटोपोइया। बिकॉज विसल जब करते हैं हम साउंड निकलता है ना, इस तरीके से गाना गाते हैं तब भी आवाज आती है। सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ ऑनोमैटोपोइया। देन हिज हार्ट वॉज mirthful to excess,
बट द रॉवर्स mirth was wickedness। अभी दोनों इसमें देखेंगे तो mirth एंड mirth ये वर्ड आ चुका है डबल, wickedness, wickedness यहाँ पे अलिट्रेशन का भी यूज किया गया है, अलिट्रेशन एंड रिपीटेशन। दोस्तों ये फिगर ऑफ स्पीच तो हर जगह मिल जाती है। नेक्स्ट स्टैंजा में देखिए, हिज आईज वॉज ऑन द इंच कैप फ्लोट कॉथ ही माई मैन पुट आउट द बोट। यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है ये है इन्वर्जन, ये फिगर ऑफ स्पीच का, क्योंकि कॉथ ही है यानी कि ही सेड इस तरीके से सेंटेंस होना चाहिए था, सीक्वेंस बदल दिया गया है। एंड रो मी टू द इंच कैप रॉक एंड आई विल प्ले द एबट ऑफ एबरब्रेथॉक। तो जनरल रेगुलर सेंटेंस है। नेक्स्ट वाली लाइन में देखेंगे अभी, द बोट इज लोअर द बोट्समैन रो एज ही ऑर्डर्स द सेलर टू पुट his boat towards the inch cap rock because he want to torture pain the abbot of Aberbrithok। तो वही ऑर्डर देने के बाद अभी उन्हें तो काम करना ही है, अपने बॉस की सुनना ही है। तो जितने भी उनके सेलर थे, द बोट इज लोअर्ड द बोट्समैन रॉ करना मतलब दोस्तों जो बोट चलाना होती है, नाव चलाना होती है, उसे रॉ कहते हैं। अब ये जो बोट है ये कोई डीजल पेट्रोल पे चलने वाली नहीं थी, सादी अपनी बोट थी, तो उस तरफ उन्होंने लेना शुरू किया। एंड द इंच कैप रॉक दे गो एंड दे स्टार्टेड टू गो टुवर्ड्स द इंच कैप रॉक। सर रैल्फ बेंट ओवर फ्रॉम द बोट एंड कट द बेल फ्रॉम द इंच कैप फ्लोट। एज सुन एज they reached near the inch cap bell, the inch cap rock, what Ralph did? उन्होंने क्या किया? He cut the rope of the bell। उन्होंने क्या कर दिया? वो बेल को कट कर दिया। After doing this, he felt very happy। Now उन्हें अब खुशी इसलिए हुई क्योंकि इसके बाद कोई भी सेलर जो यहाँ से जाएगा वो एबट ऑफ एबरब्रेथॉक को ब्लेसिंग नहीं करेगा, क्योंकि उनका जहाज़ भैया रॉक को जाके टक्कर मारेगा तो उसमें वो डूब के मर जाएंगे। उसके बाद कौन दुआएं देगा भैया? दुआएं तो बस जिंदा जब होते हैं वही देते रहते। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया? ही कट द बेल, डाउन संग द बेल विथ अ गार्गलिंग साउंड, द बबल्स रोज एंड ब्रस्ट अराउंड। क्वाथ सर रैल्फ, द नेक्स्ट हु कम्स टू द रॉक on bless the abbot of Aberbrithok। Now here what the rower या फिर जो कहेंगे हम पायरेट जो कहेंगे, उन्होंने क्या किया है? When they were near the inch cap rock, जब वो इंच कैप रॉक के नज़दीक चले जाते हैं तो वो क्या करते हैं? बेल को कट कर देते हैं। एंड कट करने के बाद वो जो बेल होती है वो बेल नीचे पानी में गिर जाती है। एंड गिरने के बाद एक साउंड आता है, दैट साउंड इज कॉल्ड एज गार्गलिंग साउंड, यानी कि जो डूबने की आवाज़ होती है, जो बबल्स निकलते हैं, है ना, उसकी जो आवाज़ होती है वो आवाज़ को कहते हैं दोस्तों गार्गलिंग साउंड। अगर आप पानी में कोई पत्थर डालोगे, ठीक है, तो एक आवाज़ आती है, दैट साउंड इज कॉल्ड एज गार्गलिंग साउंड। तो वो जब बेल को कट कर देते हैं तो वो बेल पानी में गिर जाती है नीचे, एक आवाज़ आती है गार्गलिंग साउंड, बबल्स रोज एंड ब्रस्ट अराउंड, उसके छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं। एंड वो बाद में ब्रस्ट का मतलब होता है फूट जाना, है ना, ब्रस्ट भी हो जाते थे। क्वाथ सर रैल्फ, और वो क्या कहते हैं इसके बाद? द नेक्स्ट हु कम्स टू द रॉक विल नॉट ब्लेस द एबट ऑफ एबरब्रेथॉक। अब यहाँ पे जो भी कोई आएगा वो एबट ऑफ एबरब्रेथॉक को ब्लेस नहीं करेगा। कैसे करेगा भैया? उनका शिप जाके टक्कर खाएगा, पानी में जाके मर जाएंगे, तो कौन ब्लेस करने वाला है? एंड रैल्फ को यही चाहिए था कि सब जो है वो एबट ऑफ एबरब्रेथॉक को एडमायर करते थे, प्रेज करते थे, वो इनसे देखा नहीं जाता था। जेलेसी की वजह से उन्होंने क्या किया? उस बेल को कट कर दिया। नाउ हियर द फ्लोट लोअर्ड एंड द बोट्समैन रो एंड द इंच कैप रॉक दे गो। यहाँ पर देखिए ये जो सेंटेंस है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्जन, बिकॉज
दे ये सब्जेक्ट है, गो हमारा वर्ब है, सो दे गो एंड दे गो टू द इंचकैप रॉक, इस तरीके का सेंटेंस होना चाहिए था। एंड दे गो टू द इंचकैप रॉक, ये सही सेंटेंस होना चाहिए था। सर रैल्फ बेंट ओवर द बोट एंड ही कट द बेल फ्रॉम द इंचकैप फ्लोट। यहाँ पर देखिए जहाँ सिंबल है, अलिट्रेशन है, यहाँ पे सिंपल फिगर ऑफ स्पीच है, यूनिक फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे कहीं नहीं है। देन डाउन संग द बेल विथ अ गागलिंग साउंड, यहाँ पर देखिए गागलिंग साउंड जो है दोस्तों, ये एग्जाम्पल है हमारा ऑनोमैटोपोइया। सिमिलरली यहाँ पर एक और भी फिगर ऑफ स्पीच है, डाउन संग द बेल, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है हमारा, इसीलिए यहाँ पे एक दूसरी फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज इन्वर्जन। द बेल sung down with a gargling sound. The bubble rose and burst around. Burst का भी ये एग्जाम्पल है, ब्रस्ट भी एक ऑनोमैटोपोइया का एग्जाम्पल है। Quetzal grabbed the roar. Next one who comes to the roar will not bless the abbot of Aberbrithok. सर यहाँ पे Quetzal रैल्फ ये ओल्ड इंग्लिश वाला वर्ड है ना, अभी आपको तो पता चल गया है। यहाँ पर भी ये वाले लाइन में भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज इन्वर्जन। तो फ्रेंड्स ये पोएम में बहुत से हमें इन्वर्जन के एग्जाम्पल मिलते हैं, रिपीटेशन के एग्जाम्पल मिलते हैं, ऑनोमैटोपोइया के भी बहुत सेलेक्टेड एग्जाम्पल्स यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। चलो स्टोरी को आगे देखते हैं, क्या हुआ है, क्लाइमैक्स कहाँ आ जाता है। When Ralph came to that Inchcape rock, what he did, he cut the bell, and as he cut the bell, it sunk down in the sea. While doing this, it creates a sound of gurgling. तो ये आवाज़ करती है। एंड रैल्फ द रोअर को लगता है कि इसके बाद अभी कोई भी एबट ऑफ एबरब्रिथॉक को ब्लेस नहीं करेगा। इन द नेक्स्ट स्टैंजा, सर रैल्फ द रोअर सेल्ड अवे द he soared the sea for many a day, and now grown rich with plunder store, he steers his course for Scotland shore. अब उसे कट करने के बाद भैया वर्ल्ड टूर पे चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं। एज ही वॉज अ पायरेट, इट वॉज his task that to loot or to rob the ships. उनका काम ही यही था कि समंदर में जो भी शिप आएंगे उसे रॉब करना, उसे लूट लेना। अब जब वो सर रैल्फ द रोअर सेल्ड अवे, यहाँ पे जो ये साइन दिया गया है ना दोस्तों, इसका मतलब होता है सेल्ड। ये पास्ट टेंस जो है ना, ये एपोस्ट्रोफी देके लिया है, देखिए ये एपोस्ट्रोफी का साइन है। सेल्ड अवे तो वो दूर सेल करते हैं, यानी कि जहाज में हवा शिप में बैठ के चले जाते हैं। ही स्कोर्ड द सी फॉर मेनी अ डे। स्कोर मतलब ट्रैवल करना, सोर मीन्स ट्रैवल करना। तो वो समंदर में बहुत दिनों तक घूमते रहते हैं। क्या करते हैं, घूम घूम के, समंदर में तो कोई चीज़ देखने जैसी होती नहीं है, लेकिन इनका काम होता है कि जो भी जहाज़ें रात के समय या फिर दिन में समंदर से गुजरती है उसे लूटना, रॉब करना, वहाँ का सब जो पैसा है या फिर ज्वेलरी है, जो सामान है वो लूट लेना, यही इनका काम था। बिकॉज ही वॉज अ पायरेट, पायरेट ही था दोस्तों वो। एंड नाउ ग्रोन रिच विथ प्लंडर स्टोर। प्लंडर स्टोर मतलब बहुत ज़्यादा वेल्थ उसके पास जमा हो जाना, बहुत ज़्यादा पैसा उसके पास जमा हुआ था। नाउ ग्रोन, ग्रोन मतलब बढ़ जाना, रीच विथ प्लंडर स्टोर, जो लूट किया था उन्होंने, प्लंडर का यहाँ पे लूट, जो लूटेड वेल्थ था उनका वो। ही स्टीयर्स हिज कोर्स फॉर स्कॉटलैंड शोर। स्टीयर मतलब स्टेयरिंग जो होता है गाड़ी का, वो स्टेयरिंग, स्टीयर उन्होंने घुमाया। इतना पैसा, इतना धन दौलत
उन्होंने लूट लिया था। अब सोचा कि बहुत दिनों से हम बाहर घूम रहे थे, उनके जो सेलर्स थे वो भी बहुत बोर हो गए होंगे, यार इतने सारे दिनों से घूम रहे, फैमिली को जाके मिलना है। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया नाउ गो बैक टू देयर होम प्लेस दैट इज स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड उनका यानी कि ये जो सैंडस्किप रॉक है, इंचकैप रॉक है, ये स्कॉटलैंड के बाजू में। तो उन्होंने डिसाइड किया कि नाउ चलो वापस अपने घर चले जाएंगे। So thick a haze overspread the sky, they cannot see the sun on high. The wind hath blown a gale all day, at evening it had died away. As he decided to go back to his home native place, while traveling, the atmosphere suddenly changed. अचानक से क्या हो जाता है कि पूरा एटमॉस्फेयर बदल जाता है दोस्तों। जो माहौल था, द कूल एंड काम सी सडनली चेंज, जो एकदम शांत समंदर था, हवाएं बहुत जेंटल चल रही थी, अब यहाँ पर देखिए क्लाइमैक्स आ जाता है, सब कुछ बदल जाता है अचानक से। सो थिक अ हेज ओवरस्प्रेड द स्काई। हेज का मतलब होता है फॉग या फिर मिस्ट। एकदम से जो मिस्ट जो होता है ना, वो वहाँ पे जमा हो जाता है, फॉग आ जाता है, सामने का कुछ भी दिखाई नहीं देता है। सो थिक हेज ओवरस्प्रेड द स्काई, दे कैनॉट सी द सन ऑन हाई। तो बड़े बड़े क्लाउड्स कहेंगे हम, एकदम से जो कभी फॉग जमा हो जाता है तो कुछ भी नहीं दिखाई देता है, सन भी दिखाई नहीं देता है, एकदम डार्कनेस आ जाता है। द विंड हैथ ब्लोन अ गेल ऑल डे। हैथ ये भी दोस्तों ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है हैज़। द विंड हैज़ ब्लोन अ गेल ऑल डे। एंड उस दिन इतनी जोर जोर से हवाएं चल रही थी। गेल मीन्स स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत जोरों से हवाएं चल रही थी। सो एट इवनिंग इट हैज़ डाइड अवे। लेकिन दिन भर इतनी हवाएं चलती रही, हवाएं चलती रही, इवनिंग होते समय सब हवाएं क्या हो गई, डाइड अवे, मतलब अगेन इट बिकम वेरी काम। अगेन जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत खामोश हो गया। दिन भर इतनी हवाएं चल रही थी, अब इन हवाओं से क्या हुआ था वो नेक्स्ट स्टैंडा में देखेंगे। उसके पहले देखेंगे यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। सर रैल्फ डी रोअर सेल्ड अवे, he scoured the seas for many a day and now grown with reach with plunder store। ये एग्जाम्पल है दोस्तों मेटाफर का, ये एग्जाम्पल है मेटाफर का। He steers his course for Scotland shore। HHSS ये दोनों रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है सिंपल, ये फिगर ऑफ स्पीच है अलिटरेशन। फ्रेंड्स, अगर आप ये जो इसका डिटेल वीडियो है जहाँ पे हर एक लाइन में जो फिगर ऑफ स्पीच दी गई है उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। सो थिक अ हेज ओवरस्प्रेड, ये एग्जाम्पल है दोस्तों इन्वर्जन का। ये कैसा है, इन्वर्जन का है, यानी कि यहाँ पर जो सीक्वेंस है ये चेंज कर दिया गया है। They cannot see the sun on high, the wind hath blown a gale all day, at evening it had died away। तो इस तरीके से यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है, सिंपल सिंपल फिगर ऑफ स्पीच है, यू कैन इजीली फाइंड देम। नेक्स्ट वाली लाइन में देखेंगे, ऑन द डेक द रोवर टेक्स स्टैंड। अब जैसे ही he decide to go back to his native place that is Scotland, सारा वेल्थ लेके, लूटेड अमाउंट लेके वो अपने घर के तरफ निकल पड़ते हैं। अचानक रास्ते में एवरीथिंग चेंज सडनली, देयर वाज फॉग एंड विंड द होल डे। बहुत ज़्यादा क्लाउड्स जो होते हैं दोस्तों, जैसे जमा हो जाना, समंदर में बहुत तूफान आ जाता है, बहुत ज़ोरों से हवाएं चलती है। ऑन द डेक द रोड टेक्स स्टैंड, अभी ये बॉस होता है,
कैप्टन होता है वो शिप का, तो वो सब चार्ज अपने पास ले लेता है। सो डार्क इट इज, दे सी नो लैंड। Quoth Sir Ralph, it will be lighter soon, for there is the dawn of the rising moon. अब अपने जो सेलर थे, जो मरीनर्स थे, शिप जो चला रहे थे, उनको ये कैप्टन हौसला दे रहा था, कॉन्फिडेंस दे रहा था कि वेरी सून द मैटर विल बी सेटल डाउन, सब अच्छा हो जाएगा क्योंकि राइजिंग मून होने वाला है। एंड जैसे ही राइजिंग मून हो जाएगा तो हमें थोड़ा सा लाइट मिलेगा, हम उस लाइट में देख सकेंगे। तो वो उन्हें बता रहे थे, सो डार्क इट इज, दे सी नो लैंड। इतना डार्कनेस आ चुका था बिकॉज वहाँ पर जो सन था दोस्तों वो पूरा ढक चुका था। द सन वॉज हीड इन द मिस्ट, मिस्ट के वजह से, फॉग के वजह से वो पूरा ढक गया था। रैल्फ द रोअर, इट विल बी लाइटर सून। लाइटर मीन्स जो भी डार्कनेस था वो कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा? बिकॉज वहाँ पर क्या होने वाला था? डॉन। अब दोस्तों डॉन का मतलब होता है डे ब्रेक, डे ब्रेक यानी कि दिन का ब्रेक नहीं होता है, जो मॉर्निंग वाला टाइम होता है हमारा, द टाइम बिफोर सनराइज, उसे हम डॉन कहते हैं। पिक्चर वाला डॉन नहीं है, नहीं तो डॉन को चारों मुल्क की पुलिस ढूंढती है क्योंकि अंधेरे में दिखाई नहीं देता है, तो ये वाला डॉन नहीं है। अब ये डॉन दिन का होता है, लेकिन यहाँ पे क्या किया है? राइजिंग मून का बताया है दोस्तों। मून जनरली क्या है? इवनिंग के टाइम में राइज होता है, सन जो मॉर्निंग में राइज होता है, डॉन जो होता है वो दिन का जो हमारा 24 आवर्स का जो ड्यूरेशन है उसका सबसे पहला दिन शुरू होने से पहले का जो ड्यूरेशन होता है उसे डॉन कहते हैं। तो अभी वो कह रहे थे कि अभी मून का जो डीम लाइट है वो आने वाला है, वो आने के बाद इट विल बी विजिबल एंड हमें सब कुछ दिखाई देगा। कांस्ट हियर सेड वन, द ब्रेकर्स रोअर, फॉर मी थिंक वी शुड बी नियर द शोर, नाउ वेयर वी आर आई कैन नॉट टेल, बट आई विश आई कुड हियर द इंच का बेल। व्हाइल सेलिंग, जब वो जहाज़ चल रही थी उनका, इतनी हवाएं चल रही थी, उस हवाओं की वजह से दे डिडंट नो, उन्हें ही पता नहीं था कि वो कहाँ पर है, क्योंकि हवाओं के वजह से उनका डायरेक्शन भी चेंज हो गया था, उनकी शिप अलग ही डायरेक्शन में चली गई थी। लेकिन एक जो उनका बंदा था, सेलर था, उसने कहा कांट हियर। कांस्ट का मतलब है कैन नॉट। अभी ये भी ओल्ड इंग्लिश वाला वर्ड है दोस्तों, कांस्ट ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है। इस पोएम में हमने देखा बहुत सारे इंग्लिश वर्ड है। कान मतलब कान, कैनॉट हियर द ब्रेकर्स रोअर। वन ऑफ द सेलर सेड दैट, कि अभी कुछ आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। फॉर मी थिंक वी शुड बी नियर द शोर, शायद वो शिप जाके टकरा जाती है तो उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है, तो वो कहते हैं कि मी थिंक मतलब आई थिंक, ये भी ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है। नाउ वेयर वी आर आई कैनॉट टेल, अब हम कहाँ पे आ चुके हैं हम नहीं बता सकते हैं। बट आई विश आई कुड हियर द बेल, लेकिन वो विश करते हैं कि काश हम यहाँ पे एक बेल की आवाज़ सुन सकते थे। लेकिन एबट द रैल्फ रॉवर ने क्या किया है? ऑलरेडी बेल को कट कर दिया है, इसीलिए उन्हें खुद पता नहीं था कि वी आर वेरी वेरी नियर टू द इंच कैप रॉक, और मे बी वी विल कोलाइड ऑन दैट इंच कैप रॉक। मे बी हमारा इंच कैप रॉक के साथ मिलन हो जाएगा, टक्कर हो जाएगी, ये भी उन्हें पता नहीं था। नाउ हियर, यहाँ पर देखिए कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। ऑन द डेक द रोअर टेक्स हिज स्टैंड, द रोअर टेक्स हिज स्टैंड ऑन द डेक, यानी कि ये एग्जाम्पल है दोस्तों इनवर्जन का। सो डार्क इट इज, अगेन ये भी एग्जाम्पल है दोस्तों इन्वर्जन का ही है, बिकॉज इट इज सो डार्क दैट दे सी नो लैंड। Quoth Sir Ralph, it will be lighter soon, for there is the dawn
of the rising moon. Canst hear, said one, the breakers roar. यहाँ पे देखिए ये साइन आ चुका है दोस्तों, ये होता है इंट्रोगेशन का। बहुत इजी फिगर ऑफ स्पीच है ये, साइन से ही पता चल जाती है इंट्रोगेशन। फॉर मी थिंक वी शुड बी द नियर ऑफ शोर। यहाँ पे देखिए एस एस का साउंड है, अलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। नाउ वेयर वी आर आई कैनॉट टेल बट आई विश आई कुड हियर द इंच का बेल। सो यहाँ पे भी प्रोनाउन आई आ चुका है, प्रोनाउन आई रिपीट हो रहा है, उसके बाद में नो मोर फिगर ऑफ स्पीच। इस लाइन में नाउ वेयर वी आर आई कैन नॉट टेल, तो सिंपल सेंटेंस है, यहाँ कोई भी यूनिक फिगर ऑफ स्पीच नहीं है एक्सेप्ट अलिट्रेशन के सिवा। नेक्स्ट लाइन में देखेंगे, अभी बहुत लंबी पोएम है दोस्तों, 17 क्वाड्रेंट्स है। अभी नेक्स्ट देखेंगे, जैसे ही उनका शिप नज़दीक आ जाता है इंचकैप रॉक के पास तो उन्हें पता नहीं चलता है, बिकॉज रात के समय में हाई टाइड हो जाता है, सर्ज स्वेल हो जाता है, रॉक जो होता है वो पानी में चला जाता है, आवाज़ नहीं आती उन्हें किसी चीज़ की भी। दे हियर नो साउंड, द स्वेल इज स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पे क्या होता है, दे हियर नो साउंड, वहाँ पे कोई भी आवाज़ उन्हें सुनाई नहीं देती है। द स्वेल इज स्ट्रॉन्ग, स्वेल का मतलब होता है दोस्तों इंक्रीज, जिसे हम कहते हैं हाई टाइड। तो हाई टाइड जो होती है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बहुत लेवल बढ़ जाती है। दो द विंड हैथ फॉलन दे ड्रिफ्ट अलोंग। जब विंड हवाएं जो होती है ना फॉलन डाउन मतलब खामोश हो जाती है, लेकिन दे ड्रिफ्ट अलोंग, ड्रिफ्ट मतलब मूव हो जाना, ड्रिफ्ट मतलब मूव हो जाना। इतना दूर तक वो मूव हो गए थे, जो एक्चुअल जगह पे थे ना उन्हें पता था नाउ वेयर वी आर, बट जैसे ही हवाएं चलना स्टार्ट हो गई वो ड्रिफ्ट अलोंग, बहुत दूर चले गए, उन्हें पता ही नहीं था। टिल द वेसल स्ट्राइक विथ शिवरिंग शॉक, ओ क्रिस्ट इट इज द इंचकैप रॉक। वेसल का मतलब दोस्तों ये देखिए, ये जो वर्ड है ना वेसल, इसका मतलब होता है उनका जो शिप है वो शिप। टिल द शिप, उनका जो शिप है, स्ट्राइक, स्ट्राइक मतलब एक दूसरे के ऊपर जाके धड़कना। जब उनका शिप स्ट्राइक विथ शिवरिंग शॉक, शिवरिंग मतलब ऐसे झटका लग जाना, शॉक मतलब क्या है, जाके उस पर टक्कर खा जाना। ओ क्रिस्ट इट इज द इंचकैप रॉक। एज सुन एज द शिप स्ट्रक ऑन द इंचकैप रॉक, Sir Ralph the rower cried loudly that, "Oh Christ, it is the Inchcape Rock." यानी कि भगवान को वो याद करते हैं कि अरे भगवान ये क्या हो गया, ये तो इंचकैप रॉक है, और वहाँ पर ही हमारी शिप जाके क्या हो गई, स्ट्राइक हो गई, यानी कि टकरा गई। Sir Ralph the rower tore his hair, he crushed himself in his despair. The waves rush in every side. The ship is sinking beneath the tide. दोस्तों देखिए, when we do wrong with others, है ना, we will be punished. तो हमें उसकी पनिशमेंट मिलती है। दूसरों के लिए गड्ढा अगर हम खोदते हैं तो उसी गड्ढे में हम गिर जाते हैं। यही थीम को लेके ये पोएम थी। अब यहाँ पर देखिए जो बेल इन्होंने कट की थी, अब वही आके इनका शिप टकरा गया। एंड सर रैल्फ द रोअर टोअर हिज हेयर, टोअर हिज हेयर मतलब बिकम वेरी फ्रस्ट्रेट, बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाना। उन्हें पता चल गया था, ही क्रस्ट हिमसेल्फ इन हिज डिस्पेयर। क्रस्ट का मतलब होता है दोस्तों, ये भी ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, यानी कि कर्स। खुद को ही वो कर्स देने लग गए, खुद को ही कोसने लगे। ही कर्स हिमसेल्फ इन द डिस्पेयर, द वेव्स रश इन एवरी साइड। धीरे धीरे उनका जो बोट है वो पानी में जा रहा था, पानी हर तरफ से उनके बोट में रश मतलब आ रहा था। द शिप इज सिंकिंग,
beneath the tide। सिंक मतलब डूब जाना दोस्तों। उनका जो शिप था वो टाइड के अंदर, पानी के अंदर धीरे 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 डूब रहा था। सब तरफ से पानी उनके शिप में आना शुरू हो चुका था। एंड रैल्फ द रोअर खुद को ही कोसने लगे कि इट इज़ बिकॉज ऑफ मी, ये सारा मेरे ही वजह से हो गया था, मैं ही कसूरवार हूँ दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम क्या क्या है। दे हियर नो साउंड, द स्वंग द स्वेल इज स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे देखिए एस एस साउंड आ रहा है ना, तो ये एग्जाम्पल है अलिटरेशन का। देन though the wind hath fallen, they did aflong till the vessel strike with shivering shock। strike, shivering shock, ये देखिए एस एस का साउंड यहाँ पे आ रहा है ना, तो ये भी अलिटरेशन का ही एग्जाम्पल है। एंड यहाँ पे एक और फिगर ऑफ स्पीच है, स्ट्राइक करना, जोर से जाके धड़कना, तो ये है ऑन मैट पिय का एग्जाम्पल। उसके बाद में ओ क्रिस्ट, ओ अपॉस्ट्रफी का एग्जाम्पल है दोस्तों। ये एक ही एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिए ये साइन है, इसका मतलब यहाँ पे एक दूसरी फिगर ऑफ स्पीच भी है, दैट इज एक्सक्लामेशन, है ना। ओ क्रिस्ट एड्रेस किया है अपॉस्ट्रफी, इट इज द इंच कैप रॉक, सर रैल्फ द रोअर टॉर्क हिज हेयर। देखिए आर आर का साउंड है, एच एच का साउंड है, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अलिटरेशन। तो ये भी क्या है, एक अलिटरेशन का ही एग्जाम्पल है। ही कर्स्ड हिमसेल्फ इन हिज डिस्पेयर, अगेन एच एच साउंड यहाँ पे आ रहा है। द वेव्स रश इन एवरी साइड, रश मतलब दोस्तों ये ह्यूमन क्वालिटी है, लेकिन वेव्स को दी गई है, इसलिए यहाँ पे है personification, the human quality that is rushing is given to waves। the ship is sinking beneath the tide, sink यानी कि ये भी डूबना है, ये भी एग्जाम्पल है दोस्तों personification। यहाँ पर एस एस, उसके बाद में टी टी, ये भी अलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। लास्ट वाला स्टैंजा दोस्तों, लास्ट वाला स्टैंजा है। अब देखेंगे क्या होता है। जैसे ही उनका शिप पानी के अंदर सिंक होना शुरू हो जाता है, बट इवन इन हिज डाइंग फियर, मौत सामने दिखाई दे रही है, चेहरे के ऊपर एक फियर था उनका, डाइंग फियर। वन ड्रेडफुल साउंड कुड द रोअर हियर, अ साउंड एज इफ द विद द इंच का बेल, the devil below was ringing his knell। when the ship was sinking, Ralph the rower could hear a sound। उन्हें एक आवाज़ सुनाई दे रही थी, कुछ घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो आवाज़ क्या थी दोस्तों, देखिए, but even in his dying fear, one dreadful sound, dreadful means very fearful, जो बहुत ही खतरनाक आवाज़ सुनाई दे रही थी उन्हें। Could Ralph the rower, a sound as if with the inch cap bell, and the sound which he heard was the ringing sound of inch cap bell। जो बेल पहले थी वहाँ पे, जो घंटी की आवाज़ थी, वो आवाज़ वो फील कर रहे थे, वो सुनाई दे रही थी उनको। The devil below was ringing his knell। डेविल का मतलब दोस्तों यमदूत जिसे कहते हैं हम, द गॉड ऑफ डेथ, है ना। यमदूत जो यमदूत हमें लेने के लिए आ जाते हैं, तो वो डेविल जो है ना नीचे से बेल बजा रहे थे। नेल का मतलब होता है दोस्तों बेल ही। स्पेशली द बेल इज रंग व्हेन समवन इज डाइड। जब डेथ हो जाता है, किसी का डेथ हो जाता है, तो एक स्पेसिफिक तरह एक बेल बजती है दोस्तों, उसे नेल कहा जाता है। वो नेल बजती है किसी की मौत होने के ऊपर। अब यहाँ पे जो बेल बज रही थी वो नेल थी, एंड वो जो बेल बजाने वाले थे वो यमदूत थे। वो बुला रहे थे कि आजा भाई, दूसरों के लिए
तूने ये काम किया था लेकिन खुद ही इस गड्ढे में गिर गया, चल आजा अभी परलोक में आजा। उसे वो बुला रहे थे, राल्फ डी रोवर ये फील कर रहे थे। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे बुरे काम का बुरा नतीजा, सुन भाई चाचा बोल भतीजा, उस तरीके से यहाँ पे राल्फ डी रोवर को अपने ही गलत काम की सज़ा मिल जाती है। इसीलिए इस पोएम का जो प्राइमरी थीम था दोस्तों वो यही था कि इफ़ वी डू रॉन्ग विथ अदर्स वी विल बी पनिश्ड। तो इस चीज़ की हमें हमेशा पनिशमेंट मिल जाती है। तो फ्रेंड्स लास्ट वाले स्टैंजा में देखिए डाइंग फियर, अभी फियर जो होता है वो डाइंग दिखाया गया है, यानी कि ये एग्जाम्पल है दोस्तों ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर एपिथेट ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पे एक एपिथेट ट्रांसफर हो जाता है। वन ड्रेडफुल साउंड कुड राल्फ द रोअर हियर, द रोअर कुड, सॉरी ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है तो ये सीक्वेंस चेंज किया है, इसलिए यहाँ पे है इन्वर्जन। अ साउंड एज इफ विद द इंच बेल द डेविल बिलो वॉज रिंगिंग हिज नेल। रिंगिंग ये एग्जाम्पल है ऑनोमैटोपोइया। तो फ्रेंड्स ये पोएम में कुछ स्पेसिफिक फिगर ऑफ स्पीच का बहुत बार यूज़ किया गया है। फ्रेंड्स होप आपको ये पोएम, ये स्टोरी है दोस्तों याद रखने वाली स्टोरी है। कुछ फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे हमने देख ली है, डिटेल में देखना होगा तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई जहाँ पे आपको लाइन टू लाइन हर एक लाइन में कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गए है, उसका एक्सप्लेनेशन कैसे लिखना है, ये सारा आपको मिलेगा। तो होप फ्रेंड्स आपको अभी इंचकैप रॉक ये पोएम के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट वीडियो में जहां हम अगले जो पोएम्स है वो देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिएगा एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।